हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है उसकी टाइमलाइन को समझना। इस टाइमलाइन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एंशियंट, मेडिवियल और मॉडर्न में। कौन से टाइमलाइन में कौन से रूलर्स आए थे, कौन से ट्रैवलर्स आए थे और कौन सी बैटल्स हुई थी, ये सब समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने ये एक बार समझ लिया तो आप कभी नहीं भूलेंगे और इंडियन हिस्ट्री आपको बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार लगेगी। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें। जैसे हमने डिस्कस किया था, इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एंशियंट, जो स्टार्ट होती है 2500 BC से 700 AD तक। मेडिवियल, जो स्टार्ट होती है 700 AD से 1600 AD तक। और मॉडर्न, जो 1600 से 1990 या फिर प्रेजेंट तक होती है। प्रेजेंट तक क्यों? क्योंकि जो आज हमारे लिए प्रेजेंट है वो फ्यूचर में जाके हिस्ट्री बन जाएगा। अच्छा दोस्तों, अब आप सबके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कौन डिसाइड करता है कि इंडियन हिस्ट्री में कैसे डिवाइड किया जाए, कब एंशिएंट स्टार्ट होगा, कब एंशिएंट खत्म होगा, कब मेडिवल स्टार्ट होगा। ये आप और हम डिसाइड तो नहीं कर सकते, इसके लिए हिस्टोरियंस होते हैं। इंडियन हिस्ट्री जो हम आज पढ़ते हैं वो ब्रिटिशर्स के टाइम्स में लिखी गई थी। ये ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे जिन्होंने डिसाइड किया कि इंडियन हिस्ट्री को रिलीजन के बेस पर डिवाइड किया जाएगा। जैसे कि उनका मानना था कि जब इंडिया में हिंदू और बुद्धिस्ट रूलर्स थे उस पीरियड को एंशिएंट कहा जाता है। जब इंडिया में मुस्लिम रूलर्स ने एंट्री ली थी वहाँ से ही मेडिवल पीरियड की स्टार्टिंग हो जाती है। और जब 1600s में पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन हुई, जब से इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्टिंग कहते हैं। अच्छा, अब आप ये BC, ये AD, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती होगी। कई बार लोग जो है CE का भी इस्तेमाल कर देते हैं। ये सब क्या है? ये टाइमलाइन को रिप्रेजेंट करने का एक जरिया है। अब देखो, मान लो ये इंडियन हिस्ट्री या फिर ह्यूमन हिस्ट्री की टाइमलाइन है। अब ह्यूमंस तो लाखों साल पहले अर्थ पे आ गए थे। अब ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि ईयर 1 कौन सा था, क्योंकि पुरानी समय की तो हमारे पास हिस्ट्री भी नहीं है, कोई रिकॉर्ड्स भी नहीं है। इसलिए यूरोप में डिसाइड हुआ कि जिस ईयर में जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ उसको ईयर 1 कहा जाएगा, ईयर 1 या फिर 1 AD। और इससे पहले के पीरियड को, यानी क्राइस्ट से पहले के पीरियड को BC, बिफोर क्राइस्ट कहा जाएगा। सिर्फ बिफोर क्राइस्ट कहा जाएगा। BC की फुल फॉर्म आप समझ गए होंगे। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट। AD का मतलब एनो डोमिनी। ये एनो डोमिनी लैटिन का अक्षर है जिसका मतलब है ईयर ऑफ लॉर्ड, क्योंकि आप जानते हो यूरोप में जीसस क्राइस्ट को भगवान माना जाता है। इसलिए जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ उसे एनो डोमिनी कहा गया, ईयर ऑफ लॉर्ड। कई बार हम AD की जगह CE का भी इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है कॉमन एरा। AD और CE में कंफ्यूज मत हो जाना। AD और CE एक ही बात है, इन दोनों को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया जा सकता है। और जैसे जैसे हम AD की साइड में आगे बढ़ते हैं टाइमलाइन में, तो हम नंबर बढ़ते चले जाते हैं। जैसे 1000, 1100, और BC में पीछे जाने पर नंबर बढ़ते हैं। 100, 100 BC, 2500 BC। इसमें BC में पीछे जाने पर ईयर्स बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टाइमलाइन अच्छे से समझ में आ गई होगी और कभी भी आप BC, AD, CE में कंफ्यूज नहीं होंगे। और इन तीनों की फुल फॉर्म भी आपने अच्छे से समझ ली होगी। हम अब वापस अपनी इंडियन हिस्ट्री पे आते हैं।
तो इंडियन हिस्ट्री में हम सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे, जो कि 2500 BC से 700 AD तक आई थी। अच्छा, 2500 BC हमने कह दिया एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी, पर इसका ये मतलब नहीं कि 2500 BC से पहले इंडिया में कोई रहता ही नहीं था। उससे पहले भी इंडिया में लोग रहते थे, पर उसके रिकॉर्ड्स नहीं है, इसलिए उस पीरियड को प्री हिस्टोरिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पुराने रिकॉर्ड्स जो पाए जाते हैं वो 9000 BC में पाए जाते हैं। 9000 BC में एक भीमबेटका जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे केव्स पेंटिंग्स पाई गई हैं। रॉक शेल्टर्स के अंदर केव्स की पेंटिंग्स पाई गई हैं भीमबेटका। ये MP में जगह है, ये याद रखने की बात है। भीमबेटका में ये सबसे पुराने एविडेंस हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस के इंडिया में। इसके बाद 3000 BC में इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गई थी। देखो, 3000 में इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट तो हो गई थी, पर ये छोटे छोटे गांव थे नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान में, कोई भी बड़ा शहर नहीं बना था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। जब तक 2500 BC में पहली बार बड़े बड़े शहर बनने स्टार्ट हुए थे। हड़प्पा हड़प्पा मोहनजोदारो, ऐसे बड़े बड़े शहर बनने स्टार्ट हो गए थे 2500 BC में। फिर अगले 1000 ईयर तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही राज रहा, जब तक 1500 BC में आर्यंस नहीं आ गए। आर्यंस जो अपने साथ वेदास लेके आए थे, इसलिए वो 1500 BC से वैदिक युग भी स्टार्ट हो गया था, वैदिक एज। और आर्यंस के आने के कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी डिक्लाइन शुरू हो गया था 1500 BC से। अच्छा, इसके बाद सबसे बड़ा चेंज जो इंडिया में आया वो 600 BC में आया था। 600 BC को चेंज ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या ईयर ऑफ चेंज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 600 में नई नई विचारधारा आई इंडिया में, नए नए रिलीजन्स का जन्म हुआ। जैसे महावीरा ने भी 600 में ही जैनिज्म का स्टार्ट किया था। या फिर ईयर ऑफ चेंज। इस ईयर को याद रखना, इंपॉर्टेंट ईयर है, ईयर ऑफ चेंज कहते हैं 600 BC को। बुद्धिज्म का भी स्टार्ट इसी के आसपास हुआ था, 520s में बुद्धिज्म का स्टार्ट हो गया था। पर मेन पर 600 के आसपास ही हुआ था, इसलिए ईयर को 600 ही कहते हैं। 600 BC में ईयर ऑफ चेंज। 600 BC के बाद इंडिया में इंडियन रूलर्स का ही राज रहा था, जब तक भारी रूलर्स ने इंडिया में इन्वेट करना शुरू नहीं किया। सबसे पहले इन्वेडर जो हम कह सकते हैं फॉरेन इन्वेडर इंडिया में, वो अलेक्जेंडर थे, जो 326 में आए। 326 BC में अलेक्जेंडर आए। अलेक्जेंडर जो मैसिडोनिया से आए, और इन्होंने इंडिया में सिर्फ एंट्री करी थी, कोई मेजर एरिया में रूल नहीं किया था। सिर्फ नॉर्थ पंजाब और थोड़ा बहुत पाकिस्तान के रीजन में इन्होंने एंट्री करी थी। जैसे आपने वो बैटल तो सुनी होगी, पोरस और अलेक्जेंडर की फेमस बैटल। उस बैटल में पोरस को अलेक्जेंडर ने पोरस को हरा तो दिया था, पर पोरस ने इतनी बहादुरी से लड़ा कि अलेक्जेंडर के सैनिक जो इंडियन सोल्जर से डर गए, इंडियन सोल्जर और इंडियन एलिफेंट से डर गए। उन्होंने कभी भी एलिफेंट जैसा बड़ा सा इतना ताकतवर जीव नहीं देखा था। इसके कारण अलेक्जेंडर को वापस लौटना पड़ा जीतने के बाद भी। ये लड़ाई हल्दी घाटी की एक जगह है, वहाँ पे लड़ी गई थी। हम आपको इसमें, जब हम लड़ाई वॉर के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाएंगे, उसमें डिटेल में बताएंगे सारी वॉर के बारे में, हल्दी घाटी से स्टार्ट होते हुए बैटल ऑफ प्लासी तक, सारी वॉर के हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, 326 BC में अलेक्जेंडर आया, और फिर 322 में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डायनेस्टी की नींव रखी थी।
मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य, ये इन दोनों ने इंडियन हिस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। क्योंकि ये आज से पहले किसी ने भी, इनसे पहले किसी ने भी इंडिया को एज ए होल नहीं देखा था। इंडिया को किसी ने भी ये नहीं सोचा था पूरे इंडिया पे हम रूल करेंगे। सब इंडिया के छोटे छोटे एरिया में रूल करना चाह रहे थे। पर पहली बार चाणक्य ने ये सोचा, नहीं, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट पूरा एक होना चाहिए, पूरे पे एक रूल होना चाहिए। इसके लिए मौर्यन एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट हुई, इंडिया को अखंड बनाने के लिए। फिर इसके जो मौर्यन एम्पायर में बहुत सारे महान रूलर्स आए, जैसे चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक द ग्रेट, जिन्हें हम कहते हैं, कि वो इंडिया के पहले एम्परर थे। पहले एम्परर क्यों? क्योंकि चाणक्य ने स्टार्ट तो कर दी थी मौर्यन एम्पायर, पर वो पूरे इंडिया में फैलाने का काम अशोक ने किया था। इसलिए अशोक को हम अशोक द ग्रेट भी कहते हैं। फिर 60 AD में कुश डायनेस्टी आई, कुशन डायनेस्टी आई थी, जिनके फाउंडर कनिष्क थे। ये कनिष्क सेंट्रल एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया जिसको हम आज जानते हैं अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान। इसका आप वीडियो में मैप भी देख सकते होंगे। कुश्क डायनेस्टी सेंट्रल एशिया से आई थी और कनिष्क इस पूरे सिल्क रूट पर कब्जा करके बैठा था। इनका मेन जो बिजनेस था या फिर जो एम्पायर रूल करने की स्ट्रेटेजी थी, वो थी सिल्क रूट को कब्जा लो, जो भी ट्रेड आए उसके जाए और आए वहाँ से उस पर टैक्स लो, ट्रेड को फैसिलिटेट करो और इस तरीके से अपने एक बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश करो। कुछ डायनेस्टी जिसका फाउंडर कनिष्क था। कनिष्क और कुछ डायनेस्टी का जो आखिरी एम्पायर था, उसके उनके दरबार में एक महान राजा काम करते थे, श्री गुप्त, जिन्होंने गुप्ता डायनेस्टी की नींव रखी थी। गुप्ता डायनेस्टी जो 240 AD में स्टार्ट हुई थी श्री गुप्त के द्वारा। श्री गुप्ता के द्वारा, जो गुप्ता डायनेस्टी के इसलिए फाउंडर भी कहते हैं इन्हें। इस गुप्ता डायनेस्टी में काफ़ी सारे महान रूलर आए, जैसे चंद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता। अच्छा, कई बार लोग कहते हैं कि चंद्रगुप्ता थे इसके फाउंडर गुप्ता डायनेस्टी के, पर नहीं, चंद्रगुप्ता पहले इंडिपेंडेंट रूलर थे। श्री गुप्ता कुछ हद तक आखिरी कुछ डायनेस्टी के रूलर के अंडर काम करते थे, पर उन्होंने गुप्ता डायनेस्टी की नींव रख दी थी। और इन चंद्रगुप्ता में और चंद्रगुप्त में आप कंफ्यूज मत हो जाना। चंद्रगुप्त मौर्यन डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट करी थी और ये चंद्रगुप्ता गुप्ता डायनेस्टी के महान रूलर थे। वो BC में आए थे और चंद्रगुप्ता AD में आए थे। इस बात को अच्छे से याद रख लेना। फिर 600, अच्छा, गुप्ता डायनेस्टी को हम गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि जितनी भी आज हम इंडिया की ग्लोरी के बारे में सुनते हैं, मैथमेटिक्स में हो या फिर आर्ट एंड कल्चर में हो, ये सब गुप्ता डायनेस्टी के दौरान ही डेवलप हुई थी। हमारे महान साइंटिस्ट जैसे आर्यभट्टा या फिर कालिदास, ये सब गुप्ता डायनेस्टी के दरबार में ही काम करते थे। इसके बाद 606 AD में एंशियंट इंडिया के आखिरी रूलर आए, हर्षवर्धना। हर्षवर्धना जो वर्धना डायनेस्टी के थे और एंशियंट इंडिया के आखिरी रूलर थे। इस दौरान काफ़ी सारी डायनेस्टी, गुप्ता के एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद काफ़ी सारी डायनेस्टी आई गई, छोटे छोटे एम्पायर्स हो गए, इंडिया बेसिकली कमज़ोर हो गया था काफ़ी। और इस 606 में आखिरी इंडिया को एंशियंट इंडिया को अपने आखिरी रूलर मिले, हर्षवर्धना।
फिर मेडिवियल पीरियड स्टार्ट हो जाता है। मेडिवियल पीरियड स्टार्ट हो जाता है क्योंकि जो मुस्लिम रूलर्स आने स्टार्ट हो गए थे इंडिया में। 700 एडी से मेडिवियल पीरियड स्टार्ट हो जाता है, 700 एडी से 1600 एडी तक। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, मेडिवियल पीरियड उस पीरियड को कहते हैं जब पहली बार इंडिया में मुस्लिम रूलर्स ने एंट्री ली थी। अभी वो प्रीडोमिनेटली किसी रीजन में रूल नहीं कर रहे थे, बस उन्होंने एंट्री ली थी इंडिया में। 712 में पहली बार मुस्लिम रूलर्स आए थे। फिर 700 से 1000 एडी तक को हम एरिया ऑफ थ्री ट्राई-पार्टी स्ट्रगल या फिर थ्री एम्पायर भी कहते हैं। एज ऑफ थ्री एम्पायर, एज ऑफ थ्री एम्पायर, क्योंकि इस दौरान तीन एम्पायर इंडिया में पावर के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। वो कभी एक एम्पायर दूसरे को कब्जा लेता, कभी तीसरा जो है पहले को कब्जा लेता, ये सब चल रहा था। इनकी कोई भी बाउंड्री फिक्स नहीं थी। ये तीन एम्पायर कौन से थे? ये थे पल्लाज, राष्ट्रकूट, और तीसरे प्रतिहारास। ये तीनों आपस में स्ट्रगल कर रहे थे और इन तीनों की एक कॉमन कैपिटल थी, कन्नौज। एक्चुअली में कन्नौज के लिए लड़ाई थी। कन्नौज उस समय इंडिया का पावर सेंटर ऑफ पावर था। कभी पल्लास के पास कन्नौज आ जाता, कभी राष्ट्रकूट के पास कन्नौज आ जाता, तो कभी प्रतिहारास के पास कन्नौज आ जाता। इस दौर जब इन तीनों एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हुआ तो उस समय बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स आने लग गए इंडिया में। इन्होंने आपस में लड़ लड़ के इतना कमज़ोर कर दिया था इंडिया को और अपने एम्पायर्स को कि फॉरेन इन्वेडर्स को मौका मिल गया इंडिया में घुस के इंडिया की वेल्थ को लूटने का। उस दौरान चौहान डायनेस्टी थी। इन तीनों के डिक्लाइन के बाद नॉर्थ इंडिया में चौहान डायनेस्टी आ गई थी और चौहान डायनेस्टी के दौरान काफ़ी सारे इन्वेडर्स आए। ईरानी और अफ़गानी इन्वेडर्स इस दौरान बहुत ही प्रोमिनेंटली आए थे। 1000 एडी में 1000 एडी से इंडिया में बहुत सारे इन्वेडर्स आने शुरू हो गए थे। जैसे इनमें से सबसे पॉपुलर थे मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी जिनको हम जानते हैं सोमनाथ टेम्पल के लिए, कैसे उन्होंने बार बार आए सोमनाथ टेम्पल को लूटने। सोमनाथ टेम्पल में ये आते थे, सोमनाथ टेम्पल से पैसे लूटते थे और अपने देश वापस ले जाते थे। ये इन्हें एम्परर नहीं कहा जा सकता है इंडिया का, क्योंकि इनका कभी भी एम इंडिया में रूल करना नहीं था, बस इंडिया की वेल्थ लेना था, लूटना था, लूट के अपने देश वापस ले जाना था। कभी भी इंडिया में राज करने का एम नहीं रहा। इनके बाद और भी बहुत सारे इन्वेडर्स आए, जैसे 1190s में मोहम्मद गौरी आए। मोहम्मद गौरी जिनका सामना किया था हमारे पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान उस समय, जैसे हमने बताया था, थ्री एम्पायर्स के गिरने के बाद चौहान डायनेस्टी आ गई थी इंडिया में। इस चौहान डायनेस्टी के सबसे महान रूलर थे पृथ्वीराज चौहान, जो आखिरी रूलर भी कहेंगे हम चौहान डायनेस्टी के। टेरन एक जगह है हरियाणा में, वहां पे इन्होंने मोहम्मद गौरी से 2 बार लड़ाई लड़ी। 2 बार, टेरन 1 और टेरन 2। ये एक 1191 में और एक 1192 में, ये 2 लड़ाई लड़ी गई थी। 92 में गौरी आया, फिर 2 लड़ाई लड़ी गई, टेरन 1 और टेरन 2। इस दौरान पहली टेरन 1 में तो पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हरा दिया था, हरा के वापस अपने देश भेज दिया। पर अगले साल मोहम्मद गौरी बेटर स्ट्रेटेजी के साथ आया, बड़ी आर्मी के साथ आया और इस बार मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराने में कामयाब हो गया। पर पृथ्वीराज चौहान भी इतनी आसानी से हारने वाले में से कहाँ थे। उन्होंने, जब गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा के उन्हें बंदी बनाया,
तो उनकी ऐसी कहानियाँ हैं कि उनकी आंखें ले ली और उनमें बहुत टॉर्चर किया। पर पृथ्वीराज चौहान को एक ऐसी विद्या आती थी, ऐसी टेक्निक आती थी कि वो सिर्फ आवाज़ को सुन के ही तीर चला सकते थे। उन्होंने बिना आंखें होते हुए भी मोहम्मद गौरी की सिर्फ आवाज़ पे फोकस किया और मोहम्मद गौरी को मार गिराया। इसके कारण मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा तो दिया, पर वो कभी भी इंडिया में रूल नहीं कर पाया। मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद उनके दरबार में एक जनरल काम करता था, जो पहले उनका स्लेव भी था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने स्लेव डायनेस्टी की नींव रखी। स्लेव डायनेस्टी जो दिल्ली सल्तनत में से सबसे पहली डायनेस्टी थी। 1206 एडी में स्लेव डायनेस्टी या फिर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। स्लेव डायनेस्टी, अच्छा, स्लेव डायनेस्टी पहली डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब और भी काफ़ी सारी डायनेस्टी आई थी। इन सभी डायनेस्टी को कंबाइनली दिल्ली सल्तनत कहते हैं हम। जैसे स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी आए थे, फिर तुगलक आए थे, फिर लोडी आए थे। इन सबको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम एक वीडियो दिल्ली सल्तनत की बनाएंगे। अभी हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है, 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी, जिसकी सबसे पहली डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी, और स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक थे। फिर 1526 में बाबर आए। बाबर जो एक मुगल थे। बाबर के आने से इंडियन हिस्ट्री हमेशा हमेशा के लिए बदल गई, क्योंकि बाबर बाकी मुस्लिम इन्वेडर से बहुत अलग थे। इनका मकसद सिर्फ नॉर्थ इंडिया के कुछ एरिया में रूल करके संतुष्ट होना नहीं था, बल्कि बाबर का तो मकसद पूरे इंडिया का सम्राट बनना था। मुगलों का और बाबर का ये मकसद था। ये मुगल एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट करी थी बाबर ने। मुगलों के काफ़ी सारे एम्पायर आए थे, पर उनमें से सबसे प्रोमिनेंट, सबसे फेमस और सबसे चहेते अकबर थे, जो 1556 में आए थे। हुमायूं की डेथ के बाद उनके बेटे अकबर ने उनकी जगह ले ली थी। 1556 में अकबर आए। अकबर को हम इतना फेमस या फिर इतना पॉपुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि अकबर बहुत ही रिलीजियसली टॉलरेंट थे। इन्होंने काफ़ी सारे महान काम करे थे, जैसे कि रिलीजियस टैक्स हटाना, रिलीजियस फ्रीडम देना और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को बहुत ही अच्छे से सुधारना। ये अकबर की कुछ महानताओं में से एक थे। फिर इस अकबर के बाद भी आगे बहुत सारे मुगल एम्परर्स आए, पर अकबर जितना फेमस कोई और नहीं हो पाया। फिर मॉडर्न युग की स्टार्ट हुई 1600 में। मॉडर्न एज जो 1600 से 1990 या फिर प्रेजेंट तक स्टार्ट हुई थी। प्रेजेंट क्यों? क्योंकि जो आज प्रेजेंट है वो फ्यूचर में जाके पास्ट हो जाएगा। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड की एक कंपनी थी, और इसका मेन स्टार्टिंग में जब इसको स्टैब्लिश किया गया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद था इंडिया से ट्रेड करना। ये अभी रूल करने के लिए नहीं आई थी। इंडिया अपनी स्पाइसेस के लिए, अपने कॉटन के लिए बहुत फेमस था पूरे यूरोप में, इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टैब्लिशमेंट इंडिया से ट्रेड करने के लिए हुई थी। पर जब उन्होंने देखा इंडियन रूलर्स तो आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में लड़ के इतने कमज़ोर हो गए हैं कि इन पर रूल करना बहुत ही आसान होगा, तो इन्होंने इंडिया को कॉलोनाइज करना स्टार्ट किया था। ब्रिटिशर सबसे पहले बंगाल में आए थे। कोलकाता के पास एक नदी पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई थी। वहाँ से स्टार्ट करते करते ये इतने बढ़ गए कि इन्होंने 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में बंगाल को जीत लिया था। बंगाल कॉन्कर किया था इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी में 1757 में। उस समय बंगाल में नवाबों का राज था। इन्होंने नवाबों को हरा के बंगाल में
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज किया। फिर 1772 में पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए गए। ये वॉरेन हेस्टिंग को अपॉइंट किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल के पहले गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया। अच्छा, अब जैसे हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स का मकसद इंडिया को कॉलोनाइज करना था। इनका मकसद भी इंडिया पे रूल करना नहीं था। मतलब ये इंडिया को पूरी तरीके से लूटना चाहते थे। इंडियन को स्लेव बनाना चाहते थे। सारे इंडिया के वेल्थ, इकोनॉमी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी थी। लोगों में बहुत ही आक्रोश जाग गया था। उस समय छोटे छोटे रूलर्स भी थे, जमींदार भी थे। उन सब ने मिलके 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति कर दी। क्रांति, रिवॉल्ट। 1857 का रिवॉल्ट हुआ। कहा जाता है कि इसी रिवॉल्ट का खौफ था जिसके कारण इंडिया को बाद में ब्रिटिशर्स ने आज़ादी भी दी थी। ये रिवॉल्ट स्टार्ट किया था मंगल पांडे ने। मंगल पांडे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ही काम करते थे, उनके आर्मी में ही काम करते थे। पर उस दौरान ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि गन होती थी, उसका जो पाउच होता था उसको मुंह से खोलना पड़ता था। तो उस पाउच को वो सुअर या फिर गाय के मांस से बनाते थे। इसके कारण उस आर्मी में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश जाग गया कि ऐसे कैसे, तुम हमारे धर्म भ्रष्ट क्यों कर रहे हो? तुम उसको सुअर या गाय की चर्बी से क्यों बना रहे हो? तुम उसे किसी और की चर्बी से भी तो बना सकते हो, क्योंकि हिंदुइज्म में गाय को पूजा जाता है और मुस्लिम्स में सुअर को खाना मना है। इसके कारण मंगल पांडे ने 1857 में रिवॉल्ट कर दिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इस मंगल पांडे का सपोर्ट काफ़ी सारे छोटे छोटे रूलर्स, जमींदार, इन सब ने भी एक साथ रिवॉल्ट कर दिया। पर ये कभी भी इन्होंने एक साथ रिवॉल्ट किया था, एक ही टाइम पे रिवॉल्ट किया था, पर एज ए यूनाइट रिवॉल्ट नहीं किया है। पूरी आर्मी एक साथ एक जगह इकट्ठा करते, ब्रिटिशर से एक साथ लड़ते, इनका ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने। सब अपनी अपनी टेरिटरी के लड़ रहे थे। मंगल पांडे मेरठ में लड़ रहे थे और रानी लक्ष्मीबाई झांसी में लड़ रही थी। ये सब अपने अपने एरिया में लड़ रहे थे, एक साथ मिलके इन्होंने सेना इकट्ठा नहीं करी थी। इसलिए अगले साल ही 1858 में ये रिवॉल्ट ख़त्म हो गया। ब्रिटिशर्स ने इस रिवॉल्ट को दबा दिया और क्वीन विक्टोरिया ने, वहाँ की जो क्वीन थी उस समय, उस क्वीन ने इंडिया को डायरेक्टली अपने अंदर ले लिया। अब तक तो इंडिया जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर थी, पर 1858 में इस रिवॉल्ट के कारण क्वीन को डायरेक्ट इन्वॉल्व होना पड़ा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व कर दिया गया और क्वीन ने टेक ओवर कर लिया। क्वीन ने इंडिया को टेक ओवर कर लिया। अब इंडिया डायरेक्टली ब्रिटिश क्वीन के अंदर आ रही थी। जब 1858 में क्वीन विक्टोरिया ने इंडिया को टेक ओवर किया तो इंडियंस में और राजाओं में, जमींदारों में एक विचारधारा आई कि हो सकता है अब हमारे दिन बदल जाए, हो सकता है ये क्वीन हमारे साथ भेदभाव ना करे, हो सकता है ये क्वीन इंडियंस और ब्रिटिशर्स को बराबर समझे और इंडियंस को भी एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट दे, इनको जो है अपने ऊपर रूल करने का अधिकार दे, कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियंस को मोर राइट्स मिले। ऐसे काफ़ी सारे विचार आए, पर ये सब कुछ प्रूव कर दिया क्वीन ने रॉन्ग, क्योंकि क्वीन का भी मकसद वही था कि इंडियंस को एक्सप्लॉइट करना, यहाँ से इंडियंस बिजनेस को एक्सप्लॉइट करना, इंडिया के बिजनेस को ख़त्म करना, यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना और फिनिश गुड इंपोर्ट करना। थोड़ा बहुत उन्होंने हाँ एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया को पोजीशन दी, टॉप पोजीशन में थोड़ी बहुत इंडिया को पोजीशन मिली थी, पर मोर ओवर इंडियन का एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट ही रहा। इसी का रिजल्ट था कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम आज कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं, ये 1885 में फॉर्म हुई थी एओ ह्यूम के द्वारा। एओ ह्यूम
जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर भी थे। जितने भी हमारे ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, स्ट्रगलर्स हैं, ये सब इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही भाग रहे थे। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही काम करते थे, जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, नेहरू हो गए, या फिर सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, ये सब इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही मेंबर्स थे। उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथ में ही था इंडिया को इंडिपेंडेंट करवाना। फिर 1911 में ब्रिटिशर्स ने अपनी कैपिटल चेंज कर ली, कोलकाता से इंडिया, कैपिटल चेंज। कोलकाता में उस समय क्या हो रहा था कि बहुत सारी विचारधारा, उस समय कोलकाता विचारधारा का हब था। जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी, वो सब कोलकाता में थी। और कोलकाता का कुछ ही साल पहले पार्टीशन भी कर दिया था इन्होंने, इस बंगाल का पार्टीशन करने के कारण वैसे ही वहाँ पे आक्रोश भी बहुत जाग गया था। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अपनी कैपिटल बंगाल यानी कोलकाता से शिफ्ट करके दिल्ली में शिफ्ट कर दें। सो 1911 में दिल्ली इंडिया की कैपिटल बनी, और जब से आज तक दिल्ली ही इंडिया की कैपिटल है। इन्हीं सभी चीज़ों का रिजल्ट था कि 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई। आखिरी में ये पूरी स्ट्रगल का रिजल्ट यही रहा कि इंडियन 47 में ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ के जाना पड़ा, और इंडिया ने डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करी महात्मा गांधी के गाइडेंस के अंडर। अच्छा, अब आपको ये सोच रहे होंगे कि इतनी सारी डेट्स हम कैसे याद करें, क्या हम ये सारी डेट्स याद करें? तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप मेजर इम्पोर्टेंट डेट्स को याद कर लें, और ये टाइमलाइन समझ लें कि पहले कौन आया, बाद में कौन आया, और इम्पोर्टेंट डेट्स के हिसाब से ही उसका अंदाज़ा लगा लें। जैसे फॉर एग्जांपल इम्पोर्टेंट डेट्स इस 1600s की, या फिर मुस्लिम जब आए थे, जे एज ऑफ स्ट्रगल याद कर लें, एज ऑफ 3 एम्पायर्स, और ये दिल्ली सल्तनत कब स्टार्ट हुई थी, मुगल्स कब आए थे, यहाँ पे 2500 1500 पीरियड को याद करें, मौर्यंस को, और एज ऑफ चेंज को। और ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इन्हें तो आपको याद करना ही पड़ेगा, भले ही आप सारी डेट्स को याद ना करें, पर इन कुछ डेट्स को अच्छे से याद कर लें, और इन्हीं के हिसाब से आप इंडियन हिस्ट्री को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये टाइमलाइन याद है, ये सीरीज याद है, कौन पहले कौन बाद में कौन। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको इंडियन हिस्ट्री की ये टाइमलाइन समझ में आ गई होगी। अगर आपको जीके और या फिर इंडियन हिस्ट्री से जुड़ी और भी वीडियोस देखनी है, और भी क्लियरिटी से बाकी कॉन्सेप्ट समझने हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।